हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। आपकी यूट्यूब चैनल हिंद पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट उसे पढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सेल क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो सेल आपका क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सॉरी, फंडामेंटल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? फंक्शनल यूनिट बोलो या फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। सेल ने क्या, अब देखो, रॉबर्ट हुक जो पहले डिस्कवरर थे आपके किसके? सेल के। उन्होंने क्या बताया कि हमने एक पेड़ को देखा, पेड़ से बार्क को ऑब्टेन किया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हुआ, जिसने उन्होंने क्या बोला? कंपार्टमेंट बोला था, रूम बोला था। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके रॉबर्ट हुक के थ्रू दिया गया था। देन फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक पूरा नाम हो गया। उन्होंने जब पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को बताया कि लिविंग सेल भी कुछ होते हैं। देन आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर ऑफ 1831। अब देखो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। उससे पहले सेल थ्योरी दिया गया था। सेल थ्योरी में क्या बताया गया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बात किसने बोला था? रडल्फ वर्चो ने। रडल्फ वर्चो का क्या कहना था कि सारे सेल्स अपने ही पूर्वज से क्या करते हैं? आते हैं। तो ये बात ना दो साइंटिस्ट मैथियाज स्केलेटन एंड थियोडर सवान ने बताना ही भूल गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही था कि वो बता ही नहीं सके कि आखिरकार सेल आ कैसे रहे। सेल, उन्होंने ये बताया कि सेल क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ बताया। बट ये नहीं बताया कि कहाँ से आखिरकार आ रहे हैं। तो रडल्फ वर्चो ने ये बात क्लियर करके सेल थ्योरी अपने नाम कर लिया। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो हमारा पिछले लेक्चर का टॉपिक था। देखो, न्यूक्लियस में दो कंपोनेंट थे हमारे, कौन कौन से? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर की कवरिंग होती है, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहीं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जो फ्लूइड होते हैं, दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फिगर देखा था हमने, ये देखो न्यूक्लियस, जो हम लोग को छोटा सा राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सी में, सी कलर में, ये हमका क्या है? तो न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, और बगल में जो फ्लूइड है उसे क्या कहा गया है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपके जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही आपका क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म में अब फर्दर आपको दो भाग में बांटे गए थे। कौन कौन से वो दो भाग थे? दैट इज योर क्रोमैटिन मटेरियल एंड द न्यूक्लियोलस। अब देखो, न्यूक्लियोलस का काम क्या था? आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन, यानी कि ये जो राइबोसोम बन रहे हैं आपके, इन्हें किसने बनाया? तो न्यूक्लियोलस ने बनाया। NUCLEOLUS, ये स्पेलिंग है इसकी, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूक्लियोलस फॉर्म्स द राइबोसोम, बट न्यूक्लियोलस को किसने बनाया? दैट इज योर न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज अ सब यूनिट ऑफ योर न्यूक्लियस। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? क्रोमैटिन मटेरियल, दैट इज DNA। DNA और RNA को हम लोग क्या बोला गया? क्रोमैटिन मटेरियल, बिकॉज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? तो दैट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ योर DNA। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और क्या हमने पढ़ा था कि ये जो फिगर आप देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो तीन हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोग का न्यूक्लियस, और क्या पढ़े थे हम लोग? सेल मेम्ब्रेन, या बोलो तो उसको क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। थर्ड वन इज योर, हमने लास्ट वाले कवरिंग को कवर कर लिया, हमने न्यूक्लियस को कवर कर लिया,
बीच में एक फ्लूइड बचता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो कि आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? यानी कि 3 कंपोनेंट आपके जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड योर सेल मेम्ब्रेन। इसकी स्टडी हमने पहले कर ली है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो देखो बच्चों, और हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है क्या चीज़ में? सेल में। जैसे कि क्या देखा था हमने कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो हम लोग का लार्जेस्ट सेल था, वही लॉन्गेस्ट सेल हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट सेल हमारा वही न्यूरॉन। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं शेप एंड साइज में। तो सबके शेप अलग अलग होते हैं। आपने एक फिगर भी ड्रॉ किया होगा पिछले लेक्चर से कि स्टेम सेल से हमारे मेल सेल्स, फीमेल सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, नॉट फीमेल सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स की बात करती हूँ, क्योंकि 23 क्रोमोसोम में 22 कॉमन होते हैं मेल एंड फीमेल में, बस 1 क्रोमोसोम का ही वेरिएशन होता है। देखो पार्ट्स ऑफ सेल ही हमने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है और हम लोग पढ़ेंगे अब साइटोप्लाज्म। देखो तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके? एनिमल के। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल में मिलते हैं, प्लांट में भी मिलते हैं। प्लांट में क्या खास बात है कि सेल मेम्ब्रेन की जगह आपके आउटर मेम्ब्रेन में क्या रहेंगे? सेल वॉल रहेंगे। वहीं एनिमल में आउटर मेम्ब्रेन क्या रहेगा? आपका सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में। गो एंड वॉच इट आउट। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल है, मानो इसको हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिकॉज ये आउटसाइड में है ना। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन दोनों के बीच के जो जगह बचता है उसे क्या कहा गया है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो देखो प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपके साइटोप्लाज्म और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन वहीं साइटोप्लाज्म क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इन दोनों को माइनस कर दो, जो जगह बचेगा वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म, अब देखो ये थोड़ा लिखा हुआ है, आप थोड़ा वो भी समझ लो। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो फ्लूइड होते हैं बचे हुए उसे क्या कहा गया है? साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या होता है, ये फिगर देखा आपने, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो जगह बच गया है उसे हमने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो जगह बचे हुए आप देख रहे हो, बहुत सारे स्कैटर्ड ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ होते हैं यही आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके न्यूट्रिशन के लिए उसमें ही क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें 3 ऑर्गेनल आएंगे, सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड इंक्लूजन बॉडी, दैट इज योर वेस्ट प्रोडक्ट। सेल ऑर्गेनल, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं? फर्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम। ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म में, जो कि वहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट जाने से पहले, कुछ खरीदने से पहले मुझे क्या लेके जाना होता है? पैसे। पैसे आजकल चलते नहीं हैं, रुपए लेके जाना होता है। चाहे आप 10 रुपये लेके जाओ, 1000 रुपये लेके जाओ या 2000 लेके जाओ। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट, मानो कि आप कुछ कॉस्टली सामान खरीदना चाहते हो तो आप ज़्यादा रुपए लेके जाते हो, छोटा सामान खरीदना चाहते हो तो कम रुपए लेके जाते हो। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का हाल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जो पावर हाउस है, ठीक है ना, सेल का पावर हाउस बोला गया है, मतलब कि इसके पास वो ऐसा पावर होगा
एक सेल से, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल के पास जाता है कि भाई तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मतलब कि एनर्जी दूंगा, क्योंकि इनके पास तो पावर है ना, पावर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी दैट इज योर एटीपी। ये आपका फुल फॉर्म कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एटीपी, वेयर इट इज सिंथेसिस एंड हाउ इट इज सिंथेसिस। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुनेंगे, एटीपी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे है, यहाँ पे ट्राई या डाई या हम लोग क्यों लगाते हैं वो आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, 11th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखा है। एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट, ये आपका क्या है, फुल फॉर्म है किसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपका फुल फॉर्म है किसका, एटीपी का। ए से हो गया एडिनोसाइन, टी से हो गया ट्राई, पी से आपका क्या हो गया, फॉस्फेट। होप सो इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब भी कभी टीचर पूछे या कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, द आंसर विल बी योर एडिनोसाइन या सीन एज पर योर प्रोनाउंसिएशन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ बनते हैं ये, तो सीधा आंसर सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। क्या काम है, तो इसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, करेंसी मनी, ठीक है, पैसा। तो मनी इसे किसे बोला गया है, एटीपी को बोला गया है। कहाँ बन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं। किस लिए बनते हैं, तो कहीं भी पावर की जरूरत पड़ती है तो ये आते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे एक एग्जाम्पल से लेती हूँ, डॉग और डॉग्स। डॉग मीन्स एक कुत्ता, डॉग्स मतलब बहुत सारे। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि प्लूरल वर्ड है, वहीं हमारा सिंगुलर वर्ड कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन। ऑन लगा रहेगा तो हमारा क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर हुआ इतने कंसेप्ट। नेक्स्ट वन, इसको मेरा पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बता दिया। ये क्या होते हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेन के होते हैं। डबल वॉल बोलने का मतलब क्या, जस्ट लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम लोग क्या बोला था, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, वैसे ही हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कहलाएंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब देखो ये है हमारा फिगर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। बहुत ही सिंपल होता है, डरेंगे नहीं। ये हम लोग का तो आउटर मेम्ब्रेन कहला गया। आउटर मेम्ब्रेन कुछ नहीं होते, बस सिंपल सराउंड लाइक एक स्ट्रक्चर। जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो अंदर वाले में ही होते हैं। तो अंदर में क्या देख रहे हो आप, इस तरह से इन फोल्डिंग्स दिखते हैं, दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, इन फोल्डिंग्स। किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप एक लाइन पढ़ो इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर। आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, पोरस होते हैं, जहाँ से सब्सटेंस का क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, पोरस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर था ना। वही इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपली फोल्डेड, कॉल्ड एज क्रिस्टी। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको इन फ्यूचर क्या मतलब कि आपके हर लाइफ टाइम में काम आएगा जब भी आपको एग्जाम देने जाओगे। सिस्टर्नी एंड देन क्रिस्टी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे मैम, ये दो टर्म तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। तो याद रखना, क्रिस्टा, क्रिस्टी बोलो या क्रिस्टा बोलो। माइटो कैसा है, क्रिस्टा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा टर्म आ रहा है आपका, क्रिस्टा। जैसे कि फॉरेनर का नेम होता है ना क्रिस्टा, तो मिस्टर क्रिस्टा आप बोल सकते हो, याद रहेगा, मिस्टर क्रिस्टा यानी कि क्रिस्टी। वहीं हमारे गोल्जी बॉडीज़ में, जैसे कि ये जो आपका है, ये आपके गोल्जी बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडीज़। सिस्टर्नी भी रहेगा और क्रिस्टा भी रहेगा।
और अदर 2 ऑर्गेनल रहेंगे तो उसको पहले से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट देंगे, उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन 2 में जो कन्फ्यूजन आएगी दैट विल योर सिस्टर्नी एंड क्रिस्टे। तो मिस्टर क्रिस्टा से याद रखेंगे क्या, मिस्टर दैट इज एम से आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्रिस्टा यानी कि क्रिस्टी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। 11th में 12 में इवन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में, या तो फिर इवन किसी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मेडिकल एग्ज़ाम, कहीं भी देखोगे तो आपको ये कॉमन सा क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ में आएगा। अब देखो इनर वाले सरफेस आपके क्या थे, ये तो आपके आउटर हो गए, ये आपके क्या हो गए, इनर हो गए। इनर वाले में हम लोग का इनफोल्डिंग्स दिखा था। अब इनफोल्डिंग्स क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स के वजह से ही क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ना मतलब मॉलिक्यूल्स अंदर डीप पेनिट्रेट करके अंदर जा सकते हैं। समझ में आया। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या हो गया, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखो दे हैव देयर ओन डीएनए, जैसे कि न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए था, पढ़ाया था ना अभी, न्यूक्लियस के 2 कंपोनेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी 2 पार्ट आते थे आपके, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर आपका डीएनए था, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, खुद का डीएनए होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड राइबोसोम यानी कि खुद, अब देखो इसे एनर्जी करेंसी बोला गया है, मतलब कि सबको एनर्जी बांट रहे हैं, मतलब कि पैसे दे रहे हैं, भाई तुम्हारे पास है तब तो दे रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, तो आपका खुद का डीएनए और राइबोसोम है। बिकॉज राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का फॉर्मेशन किसने किया था, अभी न्यूक्लियोलस ने किया था, इसने क्या किया था, प्रोटीन का सिंथेसिस, याद हो गया होगा अब तक तो। अब देखो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो फूड को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड खाते तब तो एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी कैसे मिल रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अ डबल वॉल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहे हैं। फूड को ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब भी आप कोई सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हो तो क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, होते ही हैं। अभी अब मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे माउथ से क्या हो रहा है, एक्सलेशन हो रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट। इवन नोज से भी क्या हो रहा है, एक्सलेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एक्सलेशन, मतलब एक्स मतलब कि बाहर निकलना, यानी क्या निकल रहा है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ को टूट रहा है तो टूटने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। क से काटना, सी से काटो या कट करो या फिर कैटाबॉलिक बोलो। एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग दी प्रोसेस, एनर्जी बोलो या एटीपी बोलो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हुए पॉइंट। यहाँ पे एक एंजाइम भी काम करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, सेलुलर ऑक्सीडेशन का। होप सो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।